गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट टेस्ट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में हमने जितना भी क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं ये सभी क्वेश्चंस नीट का है। तो अगर आप नीट लेवल के क्वेश्चंस मतलब नीट का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब कि CUET के क्वेश्चंस आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट के अंडर। तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, द पॉसिबिलिटी ऑफ मोलिकुलरिटी बीइंग 3 इज वेरी रेयर। मतलब कहता है कि किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 हो, ये बहुत ही रेयर पॉसिबल होता है। 3 मोलिकुलरिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिव कॉलिजन शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। समझ में आ गया? स्टेटमेंट 1 भी क्या है बच्चा? ट्रू है। क्लियर हो गया? करेक्ट है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट 2 कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, ये प्रॉपर कोलाइड कर पाएगा, इज वेरी रेयर। ये भी बिल्कुल सही है कि 3 मॉलिक्यूल्स आपस में प्रॉपरली इफेक्टिवली कोलाइड्स कर पाए, ये बहुत ही रेयर पॉसिबल होता है। इसीलिए जब वो 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर पाएगा तो मॉलिक्युलरिटी 3 नहीं होगा। मतलब अगर वो किसी तरह से कर ले तो बहुत रेयर पॉसिबल होता है, तो मॉलिक्युलरिटी 3 इज वेरी रेयर। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देख लीजिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये बच्चा नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है 2024 का। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ। किसका वैल्यू हम जानेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन का कैलकुलेट कर पाएंगे। रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं आता बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा देखिए ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग, ये तो कुछ है ही नहीं। ये बी और सी तो एकदम गलत है, ये तो इफेक्टिव कॉलिजन के कंडीशन है बच्चा, इससे आप एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो। इधर देखो, इधर ये जो बी और सी है, ये जो बी और सी है, ये तो इफेक्टिव कॉलिजन के कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहां पर इसके थ्रू आप थोड़ी निकाल पाओगे एक्टिवेशन एनर्जी, ये बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमें जो लगता है वो होगा रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है, उस समय आप निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आपको पता है एक इक्वेशन आता है, आपने पढ़ा होगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.303 R, या आप ये ले सकते हो यहां पर 1 सेकेंड, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी के केस में। एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 R, और यहां पर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन, ये क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन T2। क्या ये इक्वेशन पढ़े आप? K1 पर देखो, ये जो K1 है बच्चा, 1 सेकेंड, यहां जो आप टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर T1 ले रहे हो तो उसके लिए क्या रखेंगे? K1। और अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो बच्चा T2, ठीक है, तो वहां पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? K2। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू पुट करेंगे। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर जो T1 है, ये जो T1 है, ये आप छोटा टेम्परेचर लेंगे। कौन सा लेंगे? छोटा टेम्परेचर, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम होगी। और ये जो T2 है, 2 टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, तो यहां पर ये कौन सा टेम्परेचर लेंगे आप? बड़ा वाला टेम्परेचर लेंगे जिसकी वैल्यू बड़ी होगी,
ठीक है। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 309 केल्विन, ठीक है, समझ रहे हो, केल्विन में टेम्परेचर लेना, और यहाँ पर ये क्या ले लिया हमने 273 केल्विन। तो इस तरह से टेम्परेचर जिसकी टेम्परेचर कम होगी उसको T1 लेंगे, तभी तो ये पूरा का पूरा वैल्यू बड़ा बनेगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, ये पूरा 1/T1 की वैल्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और 1/T2 की वैल्यू क्या होगी, छोटी, उसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। समझ में आई बात आपको। तो T1 स्मॉल टेम्परेचर होगा, और T1 पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, K1, और T2 पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, K2। क्लियर, इस तरह से, और यही से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर आपको दिया हुआ रहना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। और ये इक्वेशन, ये वाला आरएनएस इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं, यहां से आरएनएस इक्वेशन को ड्राइव करके ये इक्वेशन निकाला जाता है। आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, K = A.E माइनस EA अपॉन RT। तो यहीं से पहले हम ln के फॉर्म में इसको ln अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, फिर इस ln को, ये जो नेचुरल लॉग है, इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, log टू द बेस 2.303 log। तो ln = होता है 2.303 log। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, पूरा डेरिवेशन आता है, तो मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, अभी मैं सिंपली ये बता दिया कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला पार्ट होगा। ठीक है। अगर आप इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं तो डेरिवेशन करना, अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो बताना, मैं आपको पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा। ओके बच्चा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है, जबकि आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन यहां पर दिया हुआ है, ABCD में रेट लॉ दिया हुआ है, राइट। तो कहां पर आपको फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है, बताओ। यहां पर देखो, अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो यहां पर हम पावर को ऐड कर देते हैं। पावर को क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, और जब आप पावर को ऐड करते हो, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आता है, अगर पावर को ऐड करने के बाद, अगर आपको, एक सेकेंड, अगर आपको पावर को ऐड करने के बाद मिल गया 0, तो बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। पावर को आपने ऐड किया, बन गया 1, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पावर को ऐड किया, मिल गया 2, तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से हम ऑर्डर निकालते हैं, कहां पर, जब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल जाता है तब। तो बताओ यहां पर, अगर आपने इधर देखो, ऑप्शन ए में देखो, यहां पर पावर है 0, यहां पर पावर है 2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 0 + 2, जल्दी बताओ क्या मिलेगा आपको, 0 + 2 मिल जाएगा 2, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है हाफ, और यहाँ पर दे रखा है 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, ये 2.5 ऑर्डर का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। आ जाओ इधर बी में देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर है, तो ये भी नहीं होगा। अपन को पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर, है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होगा बच्चा बताओ। यहाँ पर दे रखा है -12, यहाँ पे दे रखा है 3/2, तो दोनों को जोड़ देते हैं, -12 + 3/2, या इसको उल्टा लिख दो, है ना, क्या दिया हुआ है, 3/2 + -12, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए क्या होगा, 3/2 + -12, ये हो गया। यहाँ पर क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 3 - 1 कितना आ गया बताओ, 2/2 दैट इज 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है। सॉल्व कर लोगे, इस तरह से आता है ना सॉल्व करने के लिए। तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऑप्शन डी में जो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या निकाल पाओगे बच्चा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे तो क्या निकाल पाओगे, है ना, बन जाएगा आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट आपको दिया हुआ है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, ए की जो कंसंट्रेशन है उसको ट्रिपल कर दिया,
कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट द इनिशियल रेट वुड बी। अच्छा, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक्सप्रेशन के टर्म में। बताओ, सबसे पहले ये दिया हुआ रेट का वैल्यू है ना, तो इसको बना लेते हैं आर ओल्ड। आर ओल्ड ये पुराना है, ये पुराना वाला रेट है। तो पुराना वाला रेट क्या दिया हुआ है आपको बताओ, आर ओल्ड का वैल्यू दिया हुआ है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर हो गया? ये आपका क्या है बच्चा, आर ओल्ड है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ हम आर न्यू की बात करते हैं। आर न्यू, आर न्यू क्या होगा बताओ, यहां से देख लो, आर न्यू, या आप आर स्मॉल में भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आर न्यू की बात करते हैं। आर न्यू क्या कहता है, अच्छा रिएक्शन तो एक ही है तो के ही रहेगा। अब कहता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो ट्रिपल्ड हो गया, मतलब ए की कंसंट्रेशन क्या कर देना आपको, 3a कर देना, और पावर तो 2 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब बी का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब बी में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, तो बी ऐसे रख दिया। इसको सॉल्व करो, बताओ बच्चा, इधर देखो, उधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। आर न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये जो 3 है इसका भी स्क्वायर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बाहर निकाल लिया, इनटू आगे आ जाओ, आगे जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया यहाँ पर, के बच गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका पावर तो 2 रहेगा ही रहेगा क्योंकि 2 तो दोनों के लिए है, और यहाँ पर आएगा बी। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे ना बच्चा, अरे कहाँ देख रहे हो तुम, इधर देखो, ये जो आर ओल्ड है ये वाला पार्ट, तो यही वाला तो पार्ट ये है, देखो है ना, नहीं समझ में आया, समझ में आया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला यही तो पार्ट ये है। क्या मैं इसके लिए आर ओल्ड लिख सकता हूं बताओ, ये लिखते हैं आर न्यू इक्वल टू क्या हो गया 9 इंटू, और ये वाला जो पार्ट हुआ इसको अपन क्या लिख सकते हैं आर ओल्ड, मतलब आर न्यू जो है वो आर ओल्ड का 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 9 टाइम्स। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या लिख दिया बच्चा, सबसे पहले हमने लिख दिया आर ओल्ड जो आपको दिया हुआ था, लिख दिया आर ओल्ड। उसके बाद हमने आर न्यू बना लिया। कैसे बना लिया सर, बोलता है 3 टाइम्स इंक्रीज कर देना कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी को कांस्टेंट रख देना। तो ये जो 3 वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो 3 वाला पार्ट, ये जो 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये 9 को क्या कर दिया हमने बाहर कर दिया, तो 9 टाइम्स। और ये वाला जो पार्ट आपका बचा बच्चा, ये वाला जो बच गया इसी को तो बोलते हैं आर ओल्ड, यही तो है आर ओल्ड। क्लियर? तो आर न्यू 9 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चंस नीट के क्वेश्चंस हैं, और अगर आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे से तो समझिए सीयूटी आपका एकदम इजी से निकल जाएगा, एकदम अच्छे से उसको निकाल पाओगे आप सीयूटी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। यहां पर भी 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें कौन सही है कौन गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए जो यहां पर असर्शन है ए, असर्शन को ए बोलते हैं, क्या कहता है अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। क्या किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकता है? सोचिए, अगर किसी रिएक्शन को प्रोसीड करना आपको प्रोडक्ट में, तो श्योर है कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो असर्शन इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। तो ए जो है वो बच्चा क्या है रॉन्ग है। रॉन्ग के लिए क्या लिखते हैं आर लिख रहा हूं मैं सर डब्ल्यू, ये गलत है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका रीजन देखिए, रीजन देखिए मैं आपको समझाता हूं यहां से। रीजन क्या कहता है, रीजन क्या है उसका, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी इक्वल थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन। ये तो बिल्कुल सही है कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो आप एनर्जी देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो लास्ट वाला एनर्जी होता है। इस तरह से यहाँ तक इसको बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं ना। और इसको जो एनर्जी दिया गया यहाँ से, मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट था, यहाँ पर प्रोडक्ट, तो ये जो एनर्जी दिया गया, इतना एनर्जी दिया गया ये वाला, तो ये जो एनर्जी दिया गया ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ जाए उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
तो रीजन तो करेक्ट है और एसर्शन गलत है, तो क्या होगा, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें ए क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ये किसकी वैल्यू है सर, ये ए नोट की वैल्यू है, किसकी है ये, ए नोट आपको दिया हुआ है। एंड बिकम्स, इतना ये हो जाता है, मतलब ये किसका वैल्यू है सर, ये किसका वैल्यू है बताओ, बिकम्स इतना मोलर, मतलब ये एटी की वैल्यू है फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 5 मिनट्स, और ये क्या है सर आज का टाइम है। ठीक है, तो कहता है रेट कांस्टेंट निकालिए, और ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए टी, यही तो होता है सर, क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ से निकालते हैं हम K, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2.3, आगे लिख सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, 2.3 डिवाइडेड बाई टी कितना है सर आपके पास, 5 मिनट्स, तो 5, ठीक है, लॉग क्या दे दिया, ए नोट की वैल्यू कितनी है बताओ, 0.1 डिवाइडेड बाई ए टी की वैल्यू कितनी है, 0.001, यही है ना 0.001। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 9 पॉइंट, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 0.9212। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये फॉर्मूला यूज होगा और आराम से इसे कैलकुलेट कर पाओगे। ए नोट क्या है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नोट क्या है बच्चा, ए नोट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, सुन रहे हो, ये जो ए नोट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होता है। ए टी क्या है, ए टी है फाइनल कंसंट्रेशन, क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन या रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो बच गया, रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट t इक्वल टू टी। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह से आपको लर्न कर लेना है, बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू चेंज। देखो, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट समझ लो, तो रिएक्टेंट की अगर आप अमाउंट को बढ़ा रहे हो बच्चा, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता नहीं है, ठीक है, ये नहीं बढ़ेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं बढ़ेगा। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, मतलब क्या होगा कि जितना आप रिएक्टेंट, मान लो पहले बार आपके पास 2 रिएक्टेंट था, तो ये 2 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करने लगा, अगर आपने फिर से बढ़ा दिया रिएक्टेंट, फिर से आप इसकी कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हो, यहाँ पर ये और ऐड कर रहे हो, ये ऐड कर दिया आपने, रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, तब इसके बीच में कॉलिजन जो है वो क्या हो जाएगा, और फास्ट हो जाएगा। कॉलिजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो अगर आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नॉर्मली कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना है, तो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्रीज ही होता है। यहाँ पर से पूछा गया लीड टू द चेंज, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, हीट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, और नॉर्मली ये इंक्रीज कर जाता है कॉलिजन पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसी को बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ओके सर। टाइम रिक्वायर्ड, मतलब टाइम पूछ रहा है आपको, 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट
2 0.2, बताओ जल्दी से, बताओ ये 2 ग्राम क्या होगा, ज़्यादा है ना, तो ये ए नोट हो जाएगा। 0.2 ग्राम क्या हो जाएगा बोलो, 80 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, ये आपका के का वैल्यू है। पूछ क्या रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है सर। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के केस में के इक्वल टू बार बार लिखो 2.3 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन 80, राइट। वैल्यू पुट कर देते हैं। अरे सर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बताओ के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू 2.3, टाइम आपको निकालना है, राइट। तो टाइम को क्या करते हैं बच्चा, एक सेकंड यहाँ देना, ध्यान देना, ये टाइम को इधर कर देते हैं और के को इधर कर देते हैं। सुन रहे, तो क्या बनेगा यहाँ से बताओ, यहाँ से बना लेते हैं हम t इक्वल टू 2.3 तो रहेगा ही, नीचे में आएगा k, और k का वैल्यू कितना दिया हुआ बताओ, k का वैल्यू दिया हुआ है 4.6 इंटू 10⁻³ बोलोगे सर 4.6 प्लस 4.606 है, काहे को उतना टेंशन लेना, 06 का क्या वैल्यू हटाओ, ठीक है। उसके बाद लॉग ए नोट का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, 2 डिवाइडेड बाय 80 का वैल्यू 0.2, राइट। बस इजी क्वेश्चन है ना बच्चा, बहुत इजी है। पॉइंट चला गया, ऊपर में आ गया 10, ये 2 कैंसिल हो गया। लॉग 10 का वैल्यू 1, ओके। यहाँ से ये चला गया 2 टाइम में, तो ऊपर बचा 1, तो कितना आएगा यहाँ से 1/2 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। 1/2 को क्या बोलेंगे 0.5, तो 0.5 इंटू 1000 कितना आ गया, ये आ गया 500। क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है, बोलो 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 बोलो, 500 आएगा। 500 टाइम किस में है, सेकेंड में, तो सेकेंड में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, मतलब एक ही साथ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, हो जाएगा। कभी टी पूछेगा तो क्या करेंगे सर, अरे क्या करोगे, ये टी को सुन रहे हो, इधर देखो, इधर देखो, ये टी को इधर भेज दो और के को इधर भेज दो, बस इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। मैथमेटिकल टर्म है, निकल जाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन था, सोच लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज के, ओके। रेट कांस्टेंट का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए के दे रखा है, बोलता है के है, ठीक है सर। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब टी निकालना है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। 99% कंप्लीट हो गया। बताओ ए नोट की वैल्यू कितना लोगे तुम, शुरू में कितना लोगे 100%, क्योंकि परसेंट में दे रखा है ना 99%, तो ए नोट का वैल्यू कितना ले लिया 100। बताओ 80 का वैल्यू, 80 क्या बोला था, बचा हुआ कंसंट्रेशन को बोलते हैं 80। तो बताओ कितना बचा हुआ है, बोलो 99% कंप्लीट हो रहा है, तो 1% ही ना बचेगा जी, तो 1 बचा। परसेंट में परसेंट ले लो या 1 ले लो, समझ रहे हो। तो बच्चा आपको ये याद रखना है कि अगर 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 1%, और ये 1 की वैल्यू क्या होगी 80। और ए नोट क्या है, शुरू में कितना लिए होंगे आप 100%, तो ए नोट की वैल्यू 100 और 80 की वैल्यू 1। क्लियर है। चलो टाइम निकालना है, तो के इक्वल टू क्या होता है 2.3 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन 80, एम आई राइट। अब आपको निकालना है क्या है बताओ, टी निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं यहाँ से। बताओ टी इक्वल टू क्या होगा, इस टी को इधर लेके आ जाओ, के को इधर लेके आ जाओ, समझ रहे हो। तो क्या होगा टी इक्वल टू 2.3 अपॉन के लॉग, बताओ ए नोट की वैल्यू 100, 80 की वैल्यू 1, एम आई राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, लॉग 100, तो लॉग 100 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से 2 को बाहर निकाल दो, कैसे, इधर देखो, ये जो 2 है लॉग के टर्म में क्या करते हैं, जो पावर है इसको लॉग के पीछे लगा देते हैं, तो क्या लगाओगे 2, और आगे क्या बच गया, अरे जरा बताओ आगे क्या बचा, आगे बच गया लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2,
तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या बना बताओ, t इक्वल टू 2.3 अपॉन के इंटू 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर किया जी, समझे कि नहीं समझे? अरे बच्चा इसका log 10 का log 100 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ये मैंने सॉल्व किया है पूरा का पूरा। तो log 100 का वैल्यू आता है 2, तो यहाँ पे log यहाँ पे जो था यहाँ पे 2 रख दिया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.6 अपॉन के आएगा, ये आ जाएगा t का वैल्यू। तो देखो कहाँ पर है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4.606 अपॉन के। तो यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, क्लियर है? नीट का क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन पूछता है नीट वालों, इतना इजी क्वेश्चन है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बन जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के केस में क्या डिफरेंस होता है बताइए। यहां पर जो मैंने ब्लैक कलर से करे हैं ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो ये वाला मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डोंट डिपेंड अपॉन ए नोट पे। हाफ अगर मैं देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां पर लिख देता हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर, चलो जीरो से लिखते हैं, आपको याद रखना होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या ले लिया हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और तीसरा ले लिया हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर अगर हमारे सिलेबस में है नहीं, पर लिख देता हूं मैं आपको, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो अगर मैं बात करूं यहां पर जीरो ऑर्डर के केस में, जीरो ऑर्डर के केस में बच्चा, जीरो ऑर्डर के केस में ध्यान सुनना, हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू होता है ए नोट अपॉन 2k। ये हाफ लाइफ है, टी हाफ का वैल्यू होता है ए नोट अपॉन 2k। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सुन रहे, ये होता है जीरो ऑर्डर के केस में। फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है, क्लियर है। और सेकेंड ऑर्डर के केस में होता है टी हाफ इक्वल टू 2 इंटू ए नोट अपॉन 2k, ए नोट अपॉन 2k। समझ में आई बात आपको? सॉरी बच्चा, मुझे लगता है यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं होता है, आप एक बार चेक करना। यहाँ पर होता है 1 अपॉन के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ए नोट, ये होता है, ठीक है। ये होता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? अब आप देखिए यहां पर ए नोट है, मतलब कंसंट्रेशन है, तो हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर के केस में देखो कहीं पर भी ए नोट 80 नहीं है, तो मतलब ये डिपेंड नहीं करता है। तो वही तो ये कह रहा है, देखो फर्स्ट ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन ए टू। ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कहता है सेकेंड ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ जो है वो ए नोट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल देखो ए नोट पे डिपेंड करता है सेकेंड ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया? तो बच्चा आप एक बात समझिए, एक बात समझिए, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक समझा देता हूँ, ट्रिक समझा देता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहां पर डू नॉट डिपेंड्स याद हो जाएगा। और यहां पर जो टी हाफ है बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, मतलब ये भी डिपेंड करता है। तो कौन, अगर आपसे पूछेगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में कौन ऐसा रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन या हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसका आंसर कौन होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहां पर कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है।
ये तो कांस्टेंट है और ये भी के भी क्या है, रेट कांस्टेंट ही है, तो ये डिपेंड नहीं करता है। तो एक ही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सब थ्योरी वाला पॉइंट है, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। कहता है जब इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब बोलो 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 किसको बोलता है, ए नोट। तो ए नोट को डबल कर दिया गया तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा। जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ फॉर्मूला याद है क्या, बताओ। टी हाफ, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नोट अपॉन 2k। होता है ना सर, होता है ना, बिल्कुल होता है, अभी तो लिखवाया था। अब कहता है अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको डबल कर दिया, मतलब अगर ये क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, मतलब इसको 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दें। तो बताओ टी हाफ पे क्या फर्क पड़ेगा, 2 इंटू ये क्या बनेगा, ए नोट अपॉन 2k। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, ये तो आपका क्या है, टी हाफ ही है, टी हाफ है पुराना। और अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टी हाफ जो आपका न्यू वाला है, न्यू वाला टी हाफ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ ओल्ड। जो ओल्ड वाला टी हाफ है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, आर टी ओल्ड से, मतलब इससे वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी न्यू मतलब 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। ऐसे भी समझो ना तुम, ऐसे भी समझो कि आप क्या देखें, आपने क्या देखा कि टी हाफ जो होता है वो इज इक्वल टू, चलो फिर से लिखता हूं, ए नोट अपॉन 2k। तो बताओ इसमें क्या रिलेशन है, अभी पढ़ाया था अभी कि टी हाफ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट है। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल। इसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हो तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, इसको 4 टाइम्स करो तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? तो इसको अगर आपने डबल कर दिया तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऐसे भी आप आराम से बना सकते हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 10 टू दी पावर -2। मतलब ये किसकी वैल्यू है जी, ये किसकी वैल्यू बताओ, ये k की वैल्यू है। किसकी है, इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, ये आपको किसकी वैल्यू है, k का वैल्यू दे रखा है, राइट। उसके बाद हाउ मच टाइम, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, t निकालने के लिए पूछ रहा है। 20 ग्राम, तो ये क्या है सर, ए नोट है। देखो पढ़ रहे हैं हम, 5 ग्राम बच जाएगा तो ये क्या है सर, ए टी है। तो क्या तुम टी नहीं निकाल पाओगे फर्स्ट ऑर्डर के केस में, टी इक्वल टू क्या होगा, 2.3 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन ए टी, सब लिखा हुआ, यू विल डू योरसेल्फ। इसका आंसर आएगा 138.6 सेकेंड। कर लोगे नहीं कर लोगे, अभी 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, यू विल डू योरसेल्फ, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फाइन, PH3 को बोलते हैं फॉस्फिन या फॉस्फाइन, जो भी बोलो, फॉस्फिन बोलते हैं। ऑन टंगस्टन मेटल होता है, उसके सरफेस के ऊपर फॉस्फिन को ऐड किया जाता है और उसको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, एक टंगस्टन का क्या होता है हमारे पास, रॉड होता है। देखो ये मान लो टंगस्टन का रॉड है, ये किसका है, टंगस्टन का रॉड, टंगस्टन। ठीक है, समझ रहे हो, ये टंगस्टन का रॉड है। इसके ऊपर फॉस्फिन गैस को फॉल करवाया जाता है, किसको, फॉस्फिन गैस को, PH3 को, ये फॉल करवाया जाता है इसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ये फॉस्फिन डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ठीक है, और ये एट लो प्रेशर होता है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है, जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होता है। मतलब ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, बोल दो एक बार जल्दी से। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया और सरफेस कवरेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे दे रखा रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, गलत है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, समझ रहे हो।
तो उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कहता है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट दे रखा है एट 10 सेकेंड पर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या दिया, पहले पढ़ लो क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 0.003 मोल पर लीटर एट 20 सेकेंड, ये रेट दे रखा है, ठीक है। कहता है हाफ लाइफ टाइम उसका निकालिए। समझिएगा यहाँ से आपको क्या समझना है, देखो पहले देख लो यहाँ पर, ये जो पार्ट है 0.04 मोल, इसको मान, ये क्या है हमारा इनिशियल वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट होगा? इनिशियल वाला पार्ट होगा, शुरू में। और ये जो दे रखा है 0.03 दे रखा है ना, इसको क्या बना लेंगे हम, इसको फाइनल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? दो वैल्यू दे रखा है, शुरू में तो यही दे रखा है 10 सेकेंड के बाद, और उसके बाद 20 सेकेंड के बाद, मतलब शुरू में 10 आता है, शुरू बाद में 10 आता है, शुरू में 10 आता है तो इसको इनिशियल बना दो और इसको फाइनल बना दो। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में बताओ रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 1, पावर 1 ही ना होगा जी, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1, जीरो ऑर्डर होता तो पावर 0। समझ में आएगी बात आपको? मतलब यहाँ से R इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू A। समझ में आया? ये बन गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपको दो रेट दिया हुआ है। कितने रेट दिया हुआ है जी? दो रेट दिया। इधर देखो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कहाँ देख रहे हो तुम? इधर तो देखो, ये पहला दे रखा है, ये वाला क्या दे रखा है बताओ? 0.04 मोल 10 सेकेंड पर। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं? 0.04, राइट। और यहाँ पर दे देते हैं K और कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अच्छा ये दो दे रखा है तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? R1, तो इसको मान लेते हैं A1। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास R1 की वैल्यू, ठीक है। ये पहला एक्सप्रेशन है, ये पहला एक्सप्रेशन। क्लियर? आ जाओ दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। ऐसे समझना बच्चा, दूसरा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? यहीं पर, यही जो R का वैल्यू इसी पे पुट करना है, इसी में पुट करना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ से हम पुट करते R2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? R2। बताओ क्या निकालोगे? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 निकालेंगे। R2 का वैल्यू कितना दे रखा है? कहाँ लोगे R2 तुम बताओ? R2 कहाँ लेंगे सर? R2 लेंगे ये वाला R2 है, ये वाला R2 है ना, R2 ये वाला है। तो कितना लिखोगे? 0.03 इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आ गया एक्सप्रेशन 2। तो आपको दो एक्सप्रेशन मिल चुका है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम एक्सप्रेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं एक्सप्रेशन 2 से। ध्यान से सुनना, एक्सप्रेशन 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देते। जरा बताओ क्या बनेगा? 1 क्या हमारे पास? 0.04 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A1। डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से। 2 में क्या है? 0.03, 0 पॉइंट, अच्छा इसको ऐसे डिवाइड कर दो, इसको ऐसे, इसको ऐसे दे दो, इसको ऐसे दे दो, ठीक है। यहाँ पे 0.03, 0.03 और यहाँ क्या आ जाएगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2, सॉरी A2। क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से K और ये यहाँ से K कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा तुमको? कंसंट्रेशन ऑफ A1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2, ठीक है। और ये क्या मिल जाएगा आपको? 4/3 मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब आप देखो यहाँ से 1 में क्या था? A1 था 1 में, ये जो था ये 1 वाला, ये क्या हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। तो ये जो A1 था, ये जो A1 था, यही ना है R1 जी, यही A1 आपका क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, इनिशियल। और ये जो आपने, ये जो आपका दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा? फाइनल, मतलब AT हो जाएगा, यही हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? मतलब आपका जो वैल्यू आया बच्चा, ये A1, ये A1 कहाँ आया था? शुरू में आया था ना, जब टाइम कितना था? 10 सेकेंड। और ये कब आया? 2 वाला कब आया? जब टाइम कितना था? 20 सेकेंड। 10 सेकेंड का डिफरेंस हुआ है। तो जो T2 है,
T2 10 सेकेंड, T1 10 सेकेंड। तो T2 वाले को क्या रखोगे, फाइनली तो रखते हैं बच्चा, क्लियर है। जो R2 आया आपका, A2 वाला आया, तो ये किसको मान लेंगे हम, फाइनल बना देंगे A2 को। और जो A1 आया, यहाँ से A1 आया, इसको क्या बना लोगे आप, T1 पे A नोट बना लेंगे, इनिशियल बना लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ पे जो मेरा समझाने का मकसद था वो ये है, कि ये वाला जो ए नोट है ये इनिशियल हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हमें निकालना है यहाँ से के का फॉर्मूला। बताओ के इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर है तो के इक्वल टू क्या होगा, 2.3 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए टी हो जाएगा। तो बताओ क्या रखें, यहाँ से क्या रखें, के इक्वल टू 2.3 अपॉन टी लॉग ए नोट का वैल्यू क्या है, A1 और ए टी का वैल्यू क्या है, A2। समझ में आई बात आपको, क्लियर है। अरे बच्चा ये जो ए नोट है ये A1 है, ठीक है, और ये जो आपका AT है ये आपका A2 है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब आप देखिए यहाँ से k इक्वल टू क्या होगा, 2.3 क्लियर है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना का चेंज हुआ बताओ, 10 ही सेकेंड चेंज हो रहा है ना, बीच का टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 10 से 20 चला गया, तो 10 यहाँ पे 10 पुट कर दोगे, लॉग A1 और अपॉन A2 का वैल्यू कितना निकाला आपने, देखा ध्यान से आपने, 4/3। तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 4/3। समझ में आ रहा है ये कैसे आया, ये कैसे आया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे आया, सॉल्व कर लोगे इसको। यहाँ से जब आप k का वैल्यू निकालोगे बच्चा तो k इक्वल टू आ जाएगा, 2.85, ये k का वैल्यू हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, ये k का वैल्यू 2.85 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोल दो जल्दी से। जब k का वैल्यू आ गया बच्चा 2.85, तब हम निकाल लेते हैं यहाँ से हाफ लाइफ, क्योंकि हाफ लाइफ पूछ रहा है। तो टी हाफ क्या होता है बताओ, टी हाफ का वैल्यू होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के। तो बताओ क्या रखेंगे, 0.693 अपॉन के का वैल्यू कितना आया बताओ, 2.85, ये नहीं निकाला है जी। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो ये आ जाएगा 24.1 और ये आंसर किस में आएगा, सेकेंड में। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चे भी इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, नीट वाला भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शुरू वाला कंसंट्रेशन था, शुरू वाला ये रेट है ना, रेट को हमने कंसंट्रेशन बना दिया, रेट को ही हमने कंसंट्रेशन बना दिया, तो A1 बना दिया इसको, जो इनिशियल होगा। और ये जो आप देख रहे हो बी वाला बच्चा, ये जो देख रहे हो इसी को हमने क्या बना दिया, AT बना दिया, जो इसको, ठीक है, और ये फाइनल हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको बना दिया A1, इसको बना दिया A2, इसको बना दिया था A2, क्या बना दिया था, A2 बना दिया था, A1 अपॉन A2। क्लियर कर लोगे, देख लो, ये तो निकालने आ गया के कैसे निकाला, तो ये के का फॉर्मूला हमें आता है A नोट अपॉन A2। तो यही था आपका A नोट और यही था आपका AT। क्लियर हो गया, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/3, हमने अभी निकाला था, बस वैल्यू पुट कर दिया, फटाफट निकल गया, बस गेम क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर्स द, बताओ एक्टिवेशन, सॉरी कैटलिस्ट क्या करता है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है बाय क्रिएटिंग एन अल्टरनेट पाथ, शॉर्टकट पाथ बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, है ना, ये तो पता है, नीट में 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी वाई इज करेक्ट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन A2B रेट, एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है। ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू किसका है सर, K का वैल्यू, ध्यान से सुनो, ये K का वैल्यू है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 5 मोलर, A का कंसंट्रेशन कितना है, 5 मोलर, मतलब ये क्या है, A नोट का वैल्यू है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट्स, कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखो अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पे रिएक्शन में तो कहीं ऑर्डर दिया नहीं सर, कौन सा ऑर्डर कहीं दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। जब नहीं दे रखा है तो आपको यूनिट से पता करना है, उसके यूनिट से पता करना है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। बताओ, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये किसका यूनिट होता है, ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, पर सेकेंड। ये जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है बच्चा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की बोला जाए फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आपको यार ऐसे मैंने सिखाया हुआ आपको। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब हो गया कि जीरो ऑर्डर का कहानी है। ठीक है, और जीरो ऑर्डर के केस में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होता है, जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ये हम कैलकुलेट करते हैं K इंटू टी। याद रखना K इंटू टी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू टाइम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू टाइम। बताओ K का वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -3, राइट। कितना दे रखा है, टी हमेशा सेकेंड में लेना। तो टी कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स। कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स। तो 20 को क्या करेंगे हम, सेकेंड में ले जाएंगे। तो 20 मिनट है तो इंटू 60 कर देंगे, सेकेंड में आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.72 मोल, 0.72 मोल्स। क्लियर हो गया। अब 0.72 मोल्स ये क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो जितना रिएक्शन होता है उतना ही तो प्रोडक्ट बनता है। आपको पता है ना यहाँ पर कि हमारे पास ए है और ये क्या हमारा बी। अगर ये हमारे पास मान लो शुरू में कितना है 1, और यहाँ पर कितना है शुरू में t इक्वल टू 0 पे ये 1 मोल है, तो ये कितना होगा 0। और अगर t इक्वल टू टी हो गया बच्चा और यहाँ से 0.3 टूट गया तो इधर कितना बनेगा 0.3। तो जितना रिएक्ट किया उतना ही फॉर्म्ड होता है ना बच्चा, जितना रिएक्ट किया उतना ही फॉर्म्ड होता है। तो कितना रिएक्ट किया बताओ, 0.75 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, 0.75 मोल्स रिएक्ट कर रहा है। तो कितना बनेगा 0.775 बोल रहा है, 0.72 ही बनेगा। तो 0.72 ही इसका आंसर भी हो जाएगा, 0.72 मोल्स। ये फॉर्म्ड होगा, ये फॉर्म्ड होगा क्योंकि इतना रिएक्ट कर रहा है, जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ही फॉर्म्ड होगा, जितना कंज्यूम होगा उतना ही फॉर्म्ड होगा। क्लियर। तो 0.72 मोल आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, कर लोगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत इजी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। किसका स्लोप एक्टिवेशन एनर्जी देगा बताओ। ये बच्चा वाला किस कहानी है, ln वर्सेस 1/t, ln वर्सेस 1/t। और इसमें जो स्लोप निकालोगे वही आपको एक्टिवेशन एनर्जी देगा। मतलब देखो आरएनएस इक्वेशन पढ़े हो ना, k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है a डॉट e माइनस EA/RT। पहले दोनों तरफ ln लगा दो, दोनों तरफ ln लगा दिया तो ln, ठीक है। सुन रहे हो, इधर इधर देखो, इधर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया k और यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू e माइनस EA/RT। सुन रहे हो, आ जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखते जाना बच्चा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से लिखते हैं ln k इज इक्वल टू ln, एक बार ln को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बताओ। यहाँ से क्या लिखोगे तुम, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, a से भी तो होगा ना बच्चा। यहाँ पर a, सॉरी ये क्यों मैं भूल जाता हूँ, ये यहाँ पर a डॉट e होता है ना, तो ln को एक बार a से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे ln a। और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखता हूँ प्लस, और फिर ln को इस e से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे ln e टू दी पावर माइनस EA/RT। क्लियर है। अब एक बात और जानते होंगे आप कि ये जो पावर होता है वो कहाँ चला जाता है, लॉग के पीछे चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बनाओगे बताओ, ln k इक्वल टू ln a, ठीक है। और ये आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस पीछे से आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस क्या बनेगा EA/RT, और यहाँ क्या बन जाएगा ln e। ln e का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस, जरा इसको ध्यान से देखो, EA/RT को हम क्या कर रहे हैं, EA/R को अलग लिख देते हैं और 1/T को अलग कर देते हैं, 1/T को अलग लिख लेते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको अरेंज कर दो, इसको ले लो, इसको ले लो,
इसको ले लो y एक्सिस पर, कहाँ ले लेते हैं y एक्सिस पर, ठीक है, और इसको ले लेते हैं x एक्सिस पर, सुन रहे, और ये इसको बना देते हैं हम m, और इस दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, और इसको बना देते हैं इंटरसेप्ट दैट इज c, और यहाँ पर बीच में कौन सा साइन लगा हुआ इक्वल टू, तो यहाँ पर लगा देते हैं इक्वल टू, तो क्या बनेगा ये साइन बताओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप ये वाला पार्ट, ये वाला यही क्या है m है, m क्या है माइनस ई ए अपॉन आर, इस केस में m का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है माइनस ई ए अपॉन आर होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कौन निकाल के देगा आपको स्लोप, और ये किसके बीच में ग्राफ है बताओ 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 बताओ, ग्राफ किसके बीच में है बच्चा, ये ग्राफ है आपका, इधर देखो 1/t और ln k के बीच में, ln k कहाँ रखे y एक्सिस पर, और 1/t कहाँ रखा y एक्सिस x एक्सिस पर, तो इस तरह से ln k और 1/t के बीच में ग्राफ जो निकालेंगे तो वो आपको जो m देगा, वो स्लोप जो होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करके देगा। क्लियर हो गया, तो ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो बच्चा, अभी तक हमने आपको 17 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, और उम्मीद है आप आगे का भी क्वेश्चन कर पाओगे, और चलो मैं कर ही देता हूँ एक, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचेगा यू विल डू योरसेल्फ। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड। रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दो तो हाफ लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो बताओ वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तुम समझदार बच्चे हो ना, हमने तुम्हें सिखाया था वहाँ पर कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ, किसकी बात करूँ बताओ, चलो पहले जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। अभी ये लिखवाया था हमने, जीरो ऑर्डर के केस में क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए नोट, मतलब अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को, अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है नोट अफेक्टेड ना, ये क्या कह रहा है, कह रहा है नोट अफेक्टेड, तो जीरो ऑर्डर का केस नहीं होगा। आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर के केस में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर बताओ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्या यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन टर्म है, ए नोट या ए टी कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब आप देखो ये तो कह रहा है डबल करने की बात, आप ट्रिपल कर लो, क्वाड्रपल कर लो, 5 टाइम कर लो, 100 टाइम, करोड़ टाइम कर लो, हाफ लाइफ टाइम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तो बच्चा हमने यहाँ पर वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, मैंने आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, यहाँ पर 18 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ग्रुप में आप मैसेज करना, आई विल सॉल्व दैट। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।